रिया मैडम, मैडम भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए, मेरी नेहा मर रही है। ए हेलो, रुक जाओ, वहीं दरवाजे के पास खड़े रहो। देख रहे हो तुमने अपने गंदे जूतों से मेरे लाखों का लॉन कितना गंदा कर दिया है, और ये कैसी सड़े हुए पसीने की बदबू आ रही है तुमसे। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं सख्त धूप में कई मील पैदल भाग कर आया हूँ। अस्पताल वालों ने 2 बजे का टाइम दिया है। अगर आज 5 लाख रुपए नहीं मिले तो वो मेरी बहन का ऑपरेशन नहीं करेंगे, वो मर जाएगी मैडम। 5 लाख? अरे ओ गरीब, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की पूरी जिंदगी बेच दो तो भी 5 लाख नहीं बनेंगे। तुम जैसे सड़क छाप मजदूरों ने पैसे मांगने के कितने नए ड्रामे सोच लिए हैं आजकल। 5 लाख चाहिए तुम्हें? इतनी औकात है तुम्हारी? तुम जैसे लोगों को तो मेरे सामने खड़े होने का भी हक नहीं है। अगर तुम मेरी गुलामी करोगे तो ये 5 लाख तुम्हारे हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी जी मैडम, कौन सी शर्त? आप जो बोलेंगी मैं करूंगा। गुलाम तो इंसान होते हैं आर्यन, तुम जैसे गरीब तो मेरे कुत्ते हैं। इसलिए ये पैसे तुम अपने इन गंदे हाथों से नहीं उठाओगे। तुम बिल्कुल एक कुत्ते की तरह जमीन पे झुककर ये पैसे अपने मुंह से उठाओगे। चलो शुरू हो जाओ। 5 लाख रुपए एक अमीर के लिए शायद एक रात की पार्टी का खर्चा, लेकिन एक गरीब के लिए यह उसकी सांसें, उसकी दुनिया और उसकी बीमार बहन की धड़कती हुई जिंदगी थी। आज उसी जिंदगी की कीमत लग रही थी, और वह भी बहुत भीषण तरीके से। मुंबई के सबसे आलीशान सिंघानिया मैंशन के बड़े हॉल में मौत का सा सन्नाटा था। सामने महंगे सोफे पर रिया सिंघानिया बैठी थीं, दौलत के नशे और घमंड में डूबी हुई एक ऐसी लड़की जिसके लिए गरीब इंसान कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। और उसके सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाए, बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था आर्यन की छोटी बहन नेहा अस्पताल के आईसीयू में आखिरी सांसें ले रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर 1 घंटे में 5 लाख जमा नहीं हुए तो वह उसे नहीं बचा सकेंगे। आर्यन पिछले 4 साल से रिया की कंपनी का वफादार और ईमानदार कर्मचारी था, इसीलिए वह अपना मान, अपनी इज्जत सब कुछ साइड पर रखकर आज अपनी मालकिन के सामने भिखारी बनकर आया था। रिया ने एक हिकारत भरी नजर आर्यन पर डाली। उसने अपने पर्स से 5 लाख रुपए की गड्डियां निकाली और उन्हें बड़ी बेरहमी से फर्श पर फेंक दिया। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे आर्यन, लेकिन मेरी एक शर्त है। आर्यन ने फर्श पर बिखरे पैसों को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद जागी। वह हाथ जोड़कर बोला, रिया मैडम, भगवान के लिए मुझे ये पैसे ले जाने दे, मेरी नेहा मर रही है, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। रिया ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो कैमरा ऑन कर लिया। ये पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन तुम इन्हें अपने हाथों से नहीं उठाओगे। तुम्हें ये पैसे एक कुत्ते की तरह अपने मुंह से उठाने होंगे, और मैं तुम्हारी ये औकात रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को दिखाऊंगी। ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले से जमीन निकल गई। एक भाई की गैरत ने चीख कर कहा कि मर जाओ, लेकिन ये बेइज्जती मत बर्दाश्त करो। वह गुस्से से मुड़ने ही लगा था कि उसे अस्पताल में मौत से लड़ती अपनी बहन याद आ गई। उसने अपनी गैरत का गला घोंटा, आंखें बंद कीं और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। रिया का जालिम ठहाका पूरे हॉल में गूंज रहा था, और एक मजबूर भाई कुत्ता बनकर फर्श से पैसे उठा रहा था। इस बेइज्जती का जहर पीकर आर्यन वो पैसे सीने से लगाए पागलों की तरह अस्पताल भागा। वह हांफता, रोता हुआ जब आईसीयू के दरवाजे पर पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। वार्ड बॉय नेहा के चेहरे पर सफेद चादर डाल रहा था। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दें, हम उसे नहीं बचा सके। आर्यन के हाथ से पैसों की गड्डियां छूटकर जमीन पर गिर गईं। उसके गले से एक ऐसी दर्द भरी चीख निकली जिसने अस्पताल की दीवारें हिला दीं। उसने नेहा के ठंडे हाथ को चूमा और वहीं अस्पताल के फर्श पर एक कसम खाई। आज अस्पताल के इस फर्श पर वह सीधा सादा और गरीब आर्यन हमेशा के लिए दफन हो गया था, और उसकी जगह जिस इंसान ने जन्म लिया उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मंजिल थी, रिया का घमंड और उसकी पूरी बर्बादी। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन जो जख्म बेइज्जती और जुल्म से दिए जाएं, वक्त उन्हें भरता नहीं बल्कि बदले की आग बना देता है।
नेहा को मिट्टी के हवाले करने के बाद आर्यन मुंबई की इस बड़ी भीड़ में कहीं ऐसा गायब हुआ जैसे वह कभी था ही नहीं। किसी को नहीं मालूम था कि वह कहाँ गया, जिंदा भी है या मर गया। दूसरी तरफ इन 5 सालों में रिया सिंघानिया का घमंड आसमान को छूने लगा था। उसे लगता था कि पैसे से दुनिया की हर चीज, हर इंसान और हर खुशी खरीदी जा सकती है। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वह गरीबों को इंसान तो क्या, अपने जूते की धूल भी नहीं समझती थी। लेकिन वह भूल गई थी कि भगवान की लाठी बेआवाज होती है और जब वह पड़ती है तो बड़े बड़े महलों की नींव हिल जाती हैं। फिर एक दिन अचानक सिंघानिया परिवार पर ऐसा तूफान आया जिसने उनकी पूरी दुनिया उलट कर रख दी। मार्केट में अचानक राज सिंघानिया के सारे बिजनेस डूबने लगे। उनके शेयरों की कीमत कौड़ियों के भाव गिर गई। जिन फैक्ट्रियों पर रिया को घमंड था वह बैंकों का कर्ज न चुकाने की वजह से सील कर दी गईं। वह दोस्त जो कल तक रिया के पैसों पर पलते थे और उसकी पार्टियों में नाचते थे, आज उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। कुछ ही महीनों में मुंबई का सबसे अमीर परिवार सड़क पर आ गया और फिर वह दिन भी आ गया जिसका रिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। बैंक वालों ने उनका सबसे बड़ा घमंड, वह आलीशान सिंघानिया मेंशन, नीलाम करने का ऐलान कर दिया। ये वही हॉल था, वही चमकदार फर्श था जहां रिया ने कुछ पैसों के लिए एक गरीब भाई की मजबूरी का तमाशा बनाया था। आज उसी घर के बाहर नीलामी ऑक्शन का बोर्ड लगा था। रिया और उसका बाप राज सिंघानिया अपने ही घर के बाहर बेबसी से खड़े थे। उनकी सारी महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और दौलत छिन चुकी थीं। रिया की आंखों में आज पहली बार डर और बेबसी के आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। नीलामी शुरू हुई। शहर के बड़े बड़े अमीर लोग इस महल को खरीदने के लिए बोलियां लगा रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसी बोली लगी जिसने सबको चुप करवा दिया। एक रहस्यमय जिसे कोई नहीं जानता था। खरीदार ने मुंह मांगी कीमत देकर न सिर्फ वह महल बल्कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सारा डूबा हुआ बिजनेस भी खरीद लिया। रिया और उसका बाप हैरानी से देख रहे थे कि आखिर वह कौन सा नया बादशाह है जिसने उनकी पूरी सल्तनत खरीद ली है। उसी समय इस महल के बड़े दरवाजे से एक लंबी और चमकदार काली गाड़ी अंदर दाखिल हुई। सबकी नजरें इस गाड़ी पर टिक गईं। ड्राइवर ने जल्दी से बाहर निकलकर पिछला दरवाजा खोला। गाड़ी से एक महंगा सूट पहने बेहद रौबदार और ताकतवर शख्स बाहर निकला। उसने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था और उसके पीछे दर्जनों बॉडीगार्ड्स थे। जैसे ही उस शख्स ने अपना चश्मा उतारा, रिया और उसके बाप के पैरों तले से जमीन निकल गई। रिया की सांसें गले में अटक गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके सामने मुंबई का नया अरबपति मालिक बनकर खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही गरीब आर्यन था जिसे 5 साल पहले उसने इसी घर के फर्श पर कुत्ता बनने पर मजबूर किया था। कुदरत का पहिया जब घूमता है तो बादशाह को भिखारी और सड़क छाप को बादशाह बनने में जरा भी देर नहीं लगती। आज सिंघानिया हाउस में कुदरत ने अपना सबसे भीषण और सच्चा खेल दिखा दिया था। आर्यन धीरे धीरे चलता हुआ रिया और उसके बाप के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी खतरनाक खामोशी थी जो तूफान आने से पहले होती है। रिया का पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उस शख्स को देख रही थी जिसे उसने कभी अपने जूते के बराबर भी नहीं समझा था। क्या हुआ रिया सिंघानिया? 5 साल पहले तो तुम्हारी आवाज बहुत ऊंची थी, आज जुबान क्यों बंद हो गई? पहचाना मुझे या गरीबों के चेहरे इतनी जल्दी भूल जाती हो? रिया के होंठ कांप रहे थे। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसका बाप राज सिंघानिया, जो अभी तक सदमे में था, लड़खड़ाती आवाज में बोला, आर्यन, तुम एक आम सा मजदूर इतनी जल्दी इतना बड़ा अरबपति कैसे बन गया? ये मेरी मेहनत और आपकी बेटी की दी हुई उस जिल्लत का कमाल है राज साहब। उस दिन आपकी बेटी ने सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की थी, मेरे अंदर के उस इंसान को जगा दिया था जिसने दिन रात एक करके आज आपकी पूरी दुनिया खरीद ली है। उसी समय मेन गेट से पुलिस की 2 गाड़ियां अंदर दाखिल हुईं। इंस्पेक्टर ने गाड़ी से उतरते ही राज सिंघानिया की तरफ इशारा किया। राज सिंघानिया, आप पर बैंक का करोड़ों रुपया खा जाने और फ्रॉड का आरोप है।
आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही राज सिंघानिया जमीन पर गिर पड़ा। रिया रोती हुई अपने बाप के आगे खड़ी हो गई और इंस्पेक्टर से बोली, नहीं, मेरे पापा को मत लेकर जाओ, वह बीमार हैं। फिर रिया ने मजबूरी में रोते हुए आर्यन की तरफ देखा। आज वही मगरूर रिया आर्यन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मेरे पापा को जेल जाने से बचा लो। पुलिस को मैंने ही रोका हुआ था। मैंने तुम्हारा सारा कर्ज अपने नाम कर लिया है। मैं चाहूं तो तुम्हारे बाप को अभी सड़ने के लिए जेल भेज सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बाप को छोड़ दूंगा। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आर्यन ने हाथ का इशारा करके उसी बड़े हॉल के चमकदार फर्श को दिखाया और बोला, मेरी बहन की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे कदमों में गिरा था। आज अपने बाप को बचाने के लिए तुम्हें मेरे कदमों में गिरना होगा। आज से तुम इस घर की मालकिन नहीं, बल्कि मेरी नौकरानी बनकर रहोगी। यह फर्श जहां तुमने मुझसे कुत्ते की तरह पैसे उठवाए थे, आज से तुम रोजाना यह फर्श अपने हाथों से साफ करोगी। और अगर तुमने यह शर्त तोड़ी तो तुम्हारा बाप उसी समय जेल के अंदर होगा। बोलो, मंजूर है? रिया ने अपने बीमार बाप की तरफ देखा और फिर उस फर्श की तरफ जहां कभी उसके नखरे उठाए जाते थे। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ मिट्टी में मिल चुकी थी। उसने रोते हुए सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मुझे मंजूर है। उस दोपहर पूरे शहर ने देखा कि मुंबई की सबसे मगरूर और अमीर लड़की अपने ही घर में एक गरीब लड़के की नौकरानी बन चुकी थी। आर्यन का बदला शुरू हो चुका था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जिस लड़की के जागने से पहले नौकर उसके बिस्तर के पास गर्म कॉफी लेकर खड़े होते थे, आज उसी लड़की को सुबह 5 बजे एक पुराने और ठंडे फर्श पर जागना पड़ा। सिंघानिया हाउस का सर्वेंट क्वार्टर, नौकरों का कमरा, जहां कभी आर्यन अपना सामान रखता था, आज उसी छोटे और अंधेरे कमरे में रिया ने रात गुजारी थी। उसके पास न कोई महंगा कंबल था और न ही कोई नरम बिस्तर। वह सारी रात रोती रही थी। सुबह होते ही घर के पुराने मैनेजर ने, जो कभी रिया के गुस्से से कांपता था, रिया के मुंह पर एक सस्ता और खुरदरे कपड़े का सूट दे मारा और बोला, जल्दी से ये कपड़े पहन लो। नए मालिक का हुक्म है कि पूरे घर का पोछा आज तुम खुद लगाओगी। रिया ने वह सस्ते कपड़े पहने और हाथ में पानी की बाल्टी और पोछा लेकर उसी बड़े हॉल में आ गई जहां उसकी बादशाहत चलती थी। उसने घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ करना शुरू किया। जिन नरम और नाजुक हाथों ने कभी एक गिलास तक उठाकर नहीं पिया था, आज वह सख्त केमिकल वाले पानी में जल रहे थे। उसके महंगे और खूबसूरत नाखून टूट चुके थे और हाथों में छाले पड़ गए थे। पसीने और आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका था। पोछा लगाते लगाते वह उसी जगह पहुंची जहां उसने आर्यन से कुत्ते की तरह पैसे उठवाए थे। यह याद आते ही उसकी चीख निकल गई और वह वहीं फर्श पर गिरकर रोने लगी। तभी सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। आर्यन अपने महंगे सूट और चमकदार जूतों के साथ नीचे उतर रहा था। रिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और दोबारा पोछा लगाने लगी। आर्यन चलता हुआ बिल्कुल रिया के पास आया और जानबूझकर अपने जूतों के निशान उस साफ और गीले फर्श पर लगा दिए। रिया ने गुस्से से ऊपर देखा। उसके अंदर की पुरानी मालकिन जागने लगी थी, लेकिन फिर उसे अपने बीमार बाप का ख्याल आ गया। उसने होंठ काट लिए और सिर झुका लिया। आर्यन ने झुककर रिया को देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तकलीफ हो रही है रिया? सिर्फ कुछ मिट्टी के दाग साफ करने में तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। जरा सोचो, तुमने तो मेरी इज्जत, मेरी रूह और मेरी मासूम बहन की जान पर दाग लगाए थे। उनका हिसाब कैसे दोगी? रिया रोते हुए बोली, आर्यन कर मुझे दो। माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और सजा मत दो। आर्यन सीधा खड़ा हो गया और अपनी जेब से 500 रुपए का एक नोट निकालकर उसी फर्श पर फेंक दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 साल पहले रिया ने फेंके थे। ये तुम्हारी आज की मजदूरी है, इसे उठा लो। आर्यन की आवाज में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा मिला हुआ था। लेकिन घबराओ मत। तुम्हें ये पैसे कुत्ते की तरह मुंह से उठाने की जरूरत नहीं है। तुम इसे अपने हाथों से उठा सकती हो, क्योंकि तुमने मुझे जानवर समझा था, लेकिन मैं तुम जैसी बेरहम इंसान नहीं हूँ। आर्यन यह कहकर वहां से चला गया। हॉल में सिर्फ रिया की सिसकियां गूंज रही थीं। उसने कांपते हाथों से वह 500 का नोट उठाया और उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी।
आज उसे समझ आ गया था कि गरीबी क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, और जब पैसे का घमंड टूटता है तो इंसान कितना अकेला और बेबस हो जाता है। उसकी सजा का पहला दिन उसे जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत सिखा गया था। घमंड का नशा जब टूटता है तो इंसान को अपनी औकात शीशे की तरह साफ नजर आने लगती है। रिया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। दिन गुजरते गए। रिया की जिंदगी एक मशीन बन चुकी थी। सुबह सवेरे उठना, पूरे बड़े घर की सफाई करना, बर्तन धोना और फिर अपने बीमार बाप की देखभाल करना। उसके चेहरे की वह सारी चमक, वह महंगा मेकअप और नखरे कहीं गायब हो चुके थे। अब वह एक आम और मजबूर लड़की लग रही थी, जिसकी आंखों में हर वक्त डर और आंसू रहते थे। एक रात जब वह थक हार कर अपने छोटे से नौकरों वाले कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसका बाप राज सिंघानिया सीने पर हाथ रखे दर्द से तड़प रहा है। रिया भागकर उसके पास गई। पापा, पापा क्या हुआ आपको? राज सिंघानिया के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे हार्ट अटैक, दिल का दौरा आ रहा था। रिया पागलों की तरह रोने लगी। उसे फौरन अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन उसके पास एम्बुलेंस बुलाने या अस्पताल में जमा करवाने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक उसे आर्यन का ख्याल आया। वह रोती और नंगे पांव भागती हुई मेन हॉल की तरफ गई और सीधा आर्यन के कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। आर्यन ने दरवाजा खोला तो रिया सीधा उसके पैरों में गिर गई। आर्यन, भगवान के लिए मेरे पापा को बचा लो, उन्हें हार्ट अटैक आया है। मुझे अस्पताल के लिए पैसे चाहिए, वरना वह मर जाएंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पापा को बचा लो। रिया दहाड़े मार मार कर रो रही थी। आर्यन बिल्कुल खामोश खड़ा उसे देख रहा था। उसके दिमाग में 5 साल पुराना वह मंजर घूम गया जब वह बिल्कुल इसी तरह रिया के पैरों में गिरा रो रहा था। मेरी मदद कर और दीजिए। रिया कॉफी का मेरी बहन गिलास मर हाथ में लिए उसकी मजबूरी का तमाशा देख रही थी। आज वक्त ने पूरा चक्कर काट लिया था। आज आर्यन मालिक था और रिया एक गरीब भिखारन। आर्यन के अंदर की बदले की आग ने कहा कि आज हिसाब बराबर करने का वक्त है। आज उसे भी रिया को वैसे ही जलील करना चाहिए जैसे रिया ने उसे किया था। आर्यन धीरे से मुड़ा, अपनी अलमारी खोली और उसमें से पैसों की एक मोटी गड्डी निकाली। रिया डरते डरते उसे देख रही थी। उसे लगा कि शायद आज आर्यन ये पैसे फर्श पर फेंकेगा और उसे कुत्ता बनकर उठाने को बोलेगा। रिया इस बेइज्जती के लिए भी तैयार हो चुकी थी, क्योंकि आज उसके बाप की जान खतरे में थी। लेकिन आर्यन ने वह पैसे फर्श पर फेंकने के बजाय रिया के कांपते हुए हाथों में रख दिए और फिर फौरन अपने बॉडीगार्ड्स को आवाज दी, जल्दी से गाड़ी निकालो और राज साहब को शहर के सबसे बड़े अस्पताल लेकर जाओ और डॉक्टर से कहो कि पैसों की कोई टेंशन नहीं है। रिया हैरानी से फटी फटी आंखों के साथ आर्यन को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आर्यन ने उसकी कोई बेइज्जती नहीं की, कोई शर्त नहीं रखी। रिया रोते हुए बोली, तुमने मुझसे बदला क्यों नहीं लिया? तुम तो मुझे जलील कर सकते थे। आर्यन ने रिया की आंखों में देखकर कहा, क्योंकि मैं तुम नहीं हूँ रिया। मैंने अपनी बहन को तड़प कर मरते देखा है। मैं जानता हूँ कि जब कोई अपना मरता है तो कितना दर्द होता है। मेरा बदला तुम्हारे घमंड से है, तुम्हारे बीमार बाप की जान से नहीं। जाओ, अपने बाप को बचा लो। ये अल्फाज रिया के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगे। वह आर्यन की इस अच्छाई और अपनी पुरानी घटिया सोच के बोझ तले पूरी तरह दब गई। आज उसका घमंड सिर्फ टूटा नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए दफन हो गया था। वह पैसे सीने से लगाए रोती हुई अपने बाप की तरफ भागी। आर्यन ने आज रिया को कोई जिस्मानी सजा नहीं दी थी, लेकिन अपने अच्छे अखलाक से उसकी रूह को हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया था। रात भर का अंधेरा जब खत्म होता है और सुबह की रोशनी आती है तो बहुत सी हकीकतें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। आज रिया के दिल का अंधेरा भी खत्म होने वाला था। अस्पताल के उस ठंडे आईसीयू के बाहर रात कैसे गुजरी, रिया को कुछ पता नहीं था। अगली सुबह जब खिड़की से धूप अंदर आई तो डॉक्टर ने आकर रिया के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, आपके पापा अब खतरे से बाहर हैं। अगर रात को वह पैसे और समय पर इलाज न मिलता तो उनकी जान जा सकती थी। यह सुनते ही रिया वहीं बेंच पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके हाथ में अब भी वह पैसे थे जो आर्यन ने उसे दिए थे। वह उन पैसों को देख रही थी और उसे अपना वह काला दिन याद आ रहा था जब उसने 5 लाख के लिए आर्यन को कुत्ता बनने पर मजबूर किया था और उसकी बहन मर गई थी।
और आज उसी आर्यन ने बिना किसी शर्त के उसके बाप की जान बचा ली थी। रिया को अपने आप से, अपनी शक्ल से और अपनी दौलत से नफरत हो रही थी। थोड़ी देर बाद अस्पताल के दरवाजे से आर्यन अंदर आया। वह राज सिंघानिया का हाल पूछने आया था। रिया ने जैसे ही आर्यन को देखा, वह भागकर उसके पास गई और उसके कदमों में गिर गई। इस बार वह मजबूरी या किसी शर्त की वजह से नहीं गिरी थी, बल्कि सच्ची शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले गिरी थी। आर्यन, तुमने आज मुझे सच में मार दिया। रिया दहाड़े मार मार कर रो रही थी। पैसों से नहीं, तुमने मुझे पैसों से नहीं, अपनी अच्छाई और अपने बड़े दिल से मारा है। मैं इतनी घटिया और जालिम थी कि मैंने तुम्हारी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया था और तुमने मेरे बाप की जान बचा ली। मुझे माफ कर दो आर्यन, मुझे दिल से माफ कर दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे घर की सफाई करूंगी, तुम्हारे जूते सीधे करूंगी, बस मुझे माफ कर दो। रिया के आंसू आर्यन के जूतों पर गिर रहे थे। आर्यन खामोशी से उसे देख रहा था। उसने पहली बार रिया को इतनी सच्ची और टूटी हुई हालत में देखा था। दौलत और घमंड का वह पहाड़ आज एक गरीब के पैरों में मिट्टी बनकर बिखर चुका था। आर्यन ने झुककर रिया को कंधों से पकड़ा और उसे खड़ा किया। मेरा बदला पूरा हो गया रिया। मेरा मकसद तुम्हें अपने घर की नौकरानी बनाना नहीं था। मेरा मकसद तुम्हें यह सिखाना था कि गरीब का दिल अमीर के महल से बहुत बड़ा होता है। मैं तुम्हारे अंदर के उस घमंड को मारना चाहता था जिसने मेरी बहन की जान ली, और आज मुझे तुम्हारी आंखों में वो घमंडी रिया नहीं दिखाई देती, बल्कि दर्द को समझने वाली एक इंसान नजर आ रही है। रिया ने रोते हुए हाथ जोड़े। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। आर्यन ने अस्पताल की खिड़की से बाहर चमकते सूरज को देखा और बोला, आज से तुम आजाद हो। सिंघानिया हाउस और तुम्हारा सारा बिजनेस, सब कुछ मैंने तुम्हारे पापा के नाम वापस कर दिया है। मुझे तुम्हारी यह झूठी दौलत नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूं। बस अब जिंदगी में कभी किसी गरीब और मजबूर की बेइज्जती मत करना। यह कहकर आर्यन मुड़ा और अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकल गया। रिया उसे जाता हुआ देखती रही। आर्यन ने अपनी दौलत वापस करके साबित कर दिया था कि सलीका और खानदानीपन पैसों से नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक से आता है। आर्यन की एक नेकी ने रिया की पूरी जिंदगी और सोच को हमेशा के लिए बदल दिया था। आज अस्पताल के इस कमरे में जीत पैसों की नहीं, बल्कि इंसानियत की हुई थी।